रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक था केमिकल काइनेटिक्स का। आप लोगों में किसी ने अगर सिलेबस देखा हो तो देखे होंगे ना, सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं मैंने क्लास में। ठीक है, जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें मैंने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं आपके कवर करवा दिए हैं। लास्ट जो था एक बार और मैं डिस्कस कर लेती हूँ, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि जब हम वाटर को भी कैसे ले रहे हैं, एज अ रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो अगर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो उस केस में हमें रिएक्शन तो ऐसी दिखेगी कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन असल में वो कौन से ऑर्डर की होगी? फर्स्ट ऑर्डर की। ऐसा क्यों हुआ वो मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है, क्या फॉर्म हुआ? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ध्यान से सुनना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वाटर का जो कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो काफी ज्यादा है, सपोज यहाँ पे इसका तो मैंने ग्लूकोज का ले लिया 2 मोल पर लीटर। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन इतना ले लिया मैंने, इसका यहाँ पे बाकी 98 मोल पर लीटर हो जाएगा। कब? जब t इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, जब टाइम t इक्वल्स टू t कुछ होगा उस टाइम पे यहाँ पे 2 माइनस एक्स होगा, इसमें से कुछ कम होगा, है ना, और यहाँ पे 98 माइनस एक्स, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, 98 माइनस एक्स, 98 में से मैं कुछ x कम कर रही हूँ और इसमें से मैं कुछ x कम कर रही हूँ। ठीक है, अगर सपोज x जो है वो मैंने मान लिया कि 0.5 है ना, तो 2 में से 0.5 तो ठीक है भाई, हाँ, एक सफिशियंट हमें वैल्यू आ जाएगी। 98 में से अगर मैं 0.5 अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो इतना भी कोई खास चेंज नहीं आएगा 98 में, समझ रहे हो? तो क्या इसकी वैल्यू, क्या इस H2O के कारण इस रेट ऑफ रिएक्शन का में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई खास फर्क नहीं पड़ा? क्योंकि H2O जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा एक्सटेंट में है ना। T इक्वल्स टू टी टाइम पे, अगर मैं टी टाइम पे बात करूंगी तो इसके कंसेंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास चेंज नहीं होगा। मतलब ये इसका जो कंसेंट्रेशन है वो इस रिएक्शन की रेट को कोई खास अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हम क्या करते हैं कि इसका कंसंट्रेशन फिर हम ये मान लेते हैं कि यार ये तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये कैसी है? आपको दिख तो रही है कि सेकंड ऑर्डर की है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स का। मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं, है ना। आप लोग एक बार चेक कर लेना, सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। सेकंड ऑर्डर नहीं है आप लोगों के तो मैं नहीं बताऊंगी उसको। ठीक है, उसके बाद अब हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे एनसीईआरटी के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एक क्वेश्चन में भी डाउट नहीं आएगा। जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए ना, अगर आप वो सही से समझ गए हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी हम एनसीईआरटी मंडे के दिन एक बार डिस्कस कर लेंगे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी अच्छा, इसकी नोट डाउन करवाऊं क्या? मैं आपको लिखवाऊं, थोड़ा सा लिखवाऊं इसके बारे में। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, आप हेडिंग डालिए सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें लिखेंगे आप लोग द रिएक्शन that appears to be the reaction that appears to be of second order, the reaction that appears to be of second order, but but in actual the order of the reaction is first. ठीक है, and the molecularity of such type of reaction is 2. ठीक है, आगे बात समझ में? ये जैसे आप इसको एग्जाम्पल से बता सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी है, अगर मैं अप्रोक्सी 98 के इसके कंसेंट्रेशन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, है ना। इस वजह से हम इसको नहीं भी लिखें तो कोई खास रेट ऑफ रिएक्शन में नहीं मेंशन करें तो कोई खास फर्क नहीं होगा।
इसके क्वेश्चंस बस इस तरह से पूछ लिया जाएगा आपको कि ये क्या ये सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, दूसरा सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इस पे हाँ, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आएगा। न्यूमेरिकल अगर न्यूमेरिकल में ध्यान से सुनो, अगर न्यूमेरिकल इस पे आ जाता है तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब आप ये रिएक्शन लिखोगे तो आपको रेट कांस्टेंट वो लिखने का बोल देगा। अगर उसने बोल दिया सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट लिखो, तो भाई वाटर का कंसंट्रेशन मत लेना आप लोग, ठीक है। आप इसका रेट कांस्टेंट कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर इज इक्वल्स टू, इसका कैसे लिखोगे, आर ओ आर इज इक्वल्स टू के C12H22O11 की पावर में 1। आगे बात समझ में। अगर उसको क्वेश्चन देना होगा तो आपको, अगर उसने सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मेंशन कर रखा है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस तरह से रेट लॉ लिखा जाएगा इसके लिए, ठीक है। दूसरी चीज, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको कोई ये वाली रिएक्शन दे दी, सपोज उसने 1 मार्क में, है ना, ये रिएक्शन दे दी, उसने बोला रेट कांस्टेंट फॉर द अबव सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन इज गिवन बाय, और 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इस तरह से दे दिया, सेकंड वाले में उसने वाटर का कंसंट्रेशन भी ले लिया, थर्ड वाले में उसने क्या किया, इन दोनों के भी कंसंट्रेशन ले लिए या किसी से डिवाइड कर दिया। तो आपको रेट लॉ पता होना चाहिए कि सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। आगे बात समझे। और कैलकुलेशन वाला होगा तो नॉर्मल आपको फर्स्ट ऑर्डर का मान के आप कैलकुलेशन कर ही सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर का मैंने बता ही रखा है, इंटीग्रेटेड रेट लो, हाँ। तो बाकी तो वही सेम है, वही कैलकुलेशन है, वही कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, कोई डाउट है? आज आपकी फर्स्ट क्लास है? अच्छा ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी चैप्टर है। दूसरी चीज, इसमें पहले ही मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, किस पे क्वेश्चन आने वाला है ना। इस पे है नर्स्ट इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लेना, न्यूमेरिकल आएगा इस पे भी, है ना। जैसे मैंने वहां पे फर्स्ट ऑर्डर में बता दी थी कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, टी हाफ पे क्वेश्चन आएगा, वैसे ही नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है आपसे। उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कंफर्म है नर्स्ट इक्वेशन पे। सेकंड आप लोगों को यहाँ पर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड होता है इसमें इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। वो किस तरह से होंगे ये टॉपिक्स, ये हम देखेंगे। नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए आपको इस चैप्टर के, ठीक है। फर्स्ट मैंने बता दिया नर्स्ट इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड जो है वो मैंने आपको बताया अभी, कौन सा वाला, मोलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना, कप्पा कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ेंगे हम इसमें। उसके अलावा और जो लास्ट वाला बताया वो बताया इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब कि एनोड पे कौन सा जाएगा आयन, कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा, ठीक है। ये इस 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में से। अब आ जाते हैं फर्स्ट पे, स्टार्ट करते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन को समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी सा आएगा, समझ रहे हो, बस फॉर्मूला है, नर्स्ट इक्वेशन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है, पॉजिटिव में आएगी वैल्यू कि नेगेटिव में आएगी वैल्यू, है ना। तो यहीं पे ही, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें एन की वैल्यू भी आएगी नर्स्ट इक्वेशन में। तो वो सब चीजें अगर आप सही से समझ गए तो आप फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से बता रही हूँ मैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले हमें नर्स्ट इक्वेशन डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हम, पहले हमें बिल्कुल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में ये सब चीजें काम में आएगी, फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ।
कि भाई जिन्होंने कभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सुना नहीं है ना, वो उनका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर हो जाएगा आज। देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, H2O का कंसेंट्रेशन नहीं लेना, सूडो मॉलिक्यूलर में आपको लेना ही नहीं है H2O का, ठीक है। आपको पता है वो यूनिमॉलिक्यूलर होती है, H2O के अलावा आपको वेट लो लिखा आएगा, तो H2O को लिखना ही नहीं है आपको, उसमें फर्स्ट ऑर्डर वाली होती है वो। हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, अभी नया, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको जो भी डाउट हो ना आप लोग यहाँ पे लिख देना चैट में, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो चैप्टर स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? ध्यान से सुनना, ठीक है, हाँ थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ा देते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब आप कोई मेटल की इलेक्ट्रोड उसी के ही सॉल्यूशन में, वो सॉल्यूशन जिसमें उसके आयंस हैं, जब आप कोई मेटल की इलेक्ट्रोड उसी के ही सॉल्यूशन में डिप करते हो, है ना, तो मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए, है ना। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई एक मेटल लिया एक्स, है ना, और एक्स को जब मैंने उसी के ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया, मतलब सपोज मैंने एक्स को उसी के ही सल्फेट में डिप कर दिया, है ना, तो यहाँ पे कुछ उसके भी आयन होंगे, एक्स के भी कुछ आयन होंगे, सल्फेट के भी आयन होंगे, समझ रहे हो। अब भाई जिनको एक्स से और क्लियर नहीं हो रहा है और ज्यादा, जिंक पे आ जाओ, चलो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लूंगी मैं, ठीक है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, मैंने जिंक सल्फेट में मैं डिप कर दूंगी, ठीक है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डिप करोगे तो क्या होगा, जो मेटल है उसकी ये टेंडेंसी होगी कि या तो वो ऑक्सीडाइज होगा या फिर वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो जिंक जो होता है, जिंक की ये टेंडेंसी है कि क्या होगा, जिंक के ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जिंक क्या होगा, Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। जो इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो कौन से आयन होंगे, Zn+2, वो Zn+2 आयन्स किस में आते जाएंगे, इस सॉल्यूशन में गिरेंगे आके, भाई जो जिंक है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होके Zn+2 बन गया। अब वो Zn+2 है, वो निकल निकल के आयंस निकल निकल के सॉल्यूशन में, पहले ही जिंक Zn+2 सल्फेट था, इस इलेक्ट्रोड से भी ऑक्सीडेशन हो गया जिंक का, Zn+2 आयंस हो गए, तो इलेक्ट्रोड से Zn+2 आयन निकल निकल के सॉल्यूशन में गिरते जाएंगे। अब जब Zn+2 आयन इसमें आ गए हैं सॉल्यूशन में, तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होगा ना। जब इसमें भाई पॉजिटिव तो यहाँ आ गया है, पॉजिटिव तो यहाँ सॉल्यूशन में आ गए हैं ना, इसमें से जो जिंक के आयंस हैं वो तो अब इस प्लेट पे क्या बचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, क्या बचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इसको इस प्लेट पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब भाई नेगेटिव चार्ज की ये प्लेट देख के आयंस क्या करेंगे, सॉल्यूशन वाले आयंस इस नेगेटिव के आसपास मंडराने लग जाएंगे, मंडराने लग जाएंगे, तो कुछ टाइम के बाद इसके आसपास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा इस प्लेट के आसपास, मानते हुए बात। अब ध्यान से सुनना कि जब आपने स्टार्टिंग की है, जैसे ये इलेक्ट्रोड डिप की, धीरे धीरे आयंस आने लगे हैं, सॉल्यूशन में गिरने लगे हैं, है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा इनके बीच में, है ना, मतलब जब आयंस गिरना बंद हो जाएंगे, है ना, और जो एक इक्विलिब्रियम जब सेट हो जाएगा, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, है ना, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया ना, किन किन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में। तो ये इस जो पोटेंशियल जो हम मेजर करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर ये ऑक्सीडेशन से आ रहा है तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन से हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो आएगा आपका वो कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब सपोज जैसे मैंने दूसरा एक एग्जांपल लेके बता दिया आपको, दूसरा मैंने दूसरा मेटल ले लिया, वाई मेटल की इलेक्ट्रोड ले ली, सपोज कॉपर ले लिया, ठीक है। अब मैंने वापस से क्या किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या कर दिया, मैंने डिप कर दिया, ठीक है। कॉपर के आयन होंगे, सल्फेट के आयंस होंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर, मैंने कहा ना मेटल की अपनी टेंडेंसी होती है, कॉपर की ये टेंडेंसी होती है कि भाई वो रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस के लिए आप अब इक्वेशन ये तो लिखनी आती होगी ना, रिडक्शन वाली,
ठीक है, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ये आपके कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कॉपर के आयंस इस सॉल्यूशन पे निकल निकल के किस पे स्टिक होंगे, रॉड, ये इलेक्ट्रोड पे, इलेक्ट्रोड बोलो इसको, है ना। कॉपर के जो आयंस, जो यहाँ सॉल्यूशन में क्या है आपके, कॉपर के आयंस है, सल्फेट के आयंस है, और ये खुद किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई कॉपर के जो आयंस है, इसका ये क्या है, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की। तो कॉपर के आयंस जो सॉल्यूशन में निकल निकल के किसके स्टिक होंगे, इस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, है ना। तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसके बाहर इकट्ठा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट हो गया। आप ध्यान से सुनो कि यहाँ पे जो है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये किसकी तरह काम करेगी, एनोड या कैथोड, एनोड की तरह काम करेगी। ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड। आपके हमेशा ये डाउट रहता होगा कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, कहीं पे एनोड पॉजिटिव हो जाती है, कहीं पे एनोड नेगेटिव हो जाती है। हमें उन सब में फंसना नहीं है, हमें इतना ध्यान रखना है एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखना भाई, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया रहेगा इससे, है ना। क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा तो नहीं लिखवाऊं, पूरी थ्योरी वगैरह लिखवाने का कोई सेंस नहीं है इसका। ठीक है, बस आप ये डायग्राम नोट डाउन कर लो ताकि कभी अगर पढ़ने को हो गया देखो ना तो इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं लिखवाऊंगी इससे रिलेटेड, एक बार बुक में पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में बस ये, हाँ हल्का फुल्का बस कि हाँ कभी रीडिंग करी ना तो आपको कभी डाउट नहीं रहेगा, बस ये कि है ना, इन फ्यूचर कभी देखोगे ना ये तो देखते स्टार्टिंग की हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, अब आप पढ़ने बैठे हो बोर्ड का, है ना, अब आपको ये डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ रहे हो, ये डायग्राम देखते आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये था इलेक्ट्रोड। ज्यादा कोई इंग्लिश वगैरह में कोई थ्योरी वगैरह नहीं लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है, बस समझ गए आप इतना। उसके बाद कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, बताओ नाम जरा, कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ, प्लेटिनम, और जो ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, कुछ नहीं होते, एकदम न्यूट्रल होते हैं। हम तो ना तो ऑक्सीडाइज होंगे ना रिड्यूस होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे किसके हो गया, प्लेटिनम का, ग्रेफाइट का, है ना, ये कैसे होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, हमें कोई मतलब नहीं है ना हम ऑक्सीडाइज होंगे। तुम्हें ऑक्सीडाइज होना, आ जाओ हमारे ऊपर आ जाओ, ठीक है, वो इस टाइप से हम इलेक्ट्रोलिसिस पे देखेंगे उस चीज को, है ना। अभी बस हल्का सा हिंट बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप लोग, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। थोड़ा सा मैं फास्ट लूंगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 atm। अगर ये तीनों चीजें हमें मिल रही हैं तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद में जब आपको ये बात पता होगी कि हम लोग जैसे सपोज मैंने यहाँ पे m+n से m लिखा है और em से m+n लिखा है, ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या हुआ, m+n से कहाँ पे गया है, m पे, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो ये किसको बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल किसको बता रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल को। और ये किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। समझ गए आप लोगों को, ये चीज बिल्कुल बेसिक चीज है, ये एनालिस्ट इक्वेशन में आएगा ये काम में।
नर्स्ट इक्वेशन में ये काम में आने वाला है ना। ई के बेस में जो लिखा रहता है उसको देख के आपको समझ जाना है कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, फिर वहां पे मत बोलना कि हम तो कंफ्यूज हो गए। दूसरी, अब यहाँ पे दूसरी, हर बार दूसरी चीज बताती हूँ। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, ये बेस में लिखा हुआ है इनके, है ना, बेस में, ई के बेस में लिखा हुआ है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी एक स्टूडेंट से, अब देखो है ना, आईयूपीएसी वाले ने ये बात फिक्स करके रख दी है। अगर जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ, आपने बताया 0.76, अगर उनसे पूछा, आपसे पूछा, आपने बताया -0.76, ठीक है, दोनों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है ना, तो अब किसका सही माने हम? तो अब आईयूपीएसी वालों ने ये बात फिक्स कर दी है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाएगा। मतलब अगर आपको बोल देना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, है ना, तो आपको दिमाग में क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बोला उसने, उसने क्या बोला, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो आपको मन ही मन में आपको ये बात पता है कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि हमें आईयूपीएसी वाले ने बोल दिया कि भाई हमें रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करना है, ठीक है। तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, -0.76। वो आपको वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया होगा। बट हाँ, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है किसी का भी, तो आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे ये दे दिया है ना, इसका आप लोगों को बोल दिया कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इस केस में यहाँ पे 0.76 है इसका कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि रिडक्शन में रिएक्शन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, एकदम रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो आप क्या ये बात लिख सकते हैं कि भाई जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कि नहीं, क्योंकि भाई अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टा करके लिख दूंगी, अभी क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब बताओ अभी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस रिएक्शन के लिए ये इतना है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि हमने रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब स्टैंडर्ड की अगर बात कर दी जाए तो स्टैंडर्ड कैसे लिखोगे, ई नॉट लगाओगे, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे जिंक है, जिंक के केस में अगर आपको जैसे उसको देना है कि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको, तो वो कैसे देगा, ई ऑफ Zn+2 से Zn, ठीक है, ई ऑफ Zn+2 से Zn। तो आपको समझ जाना, अच्छा भाई रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लगे इसमें नोट डाउन कर लेना, ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है वो, ठीक है। आईयूपीएससी वालों ने भाई फिक्स कर दिया है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड की बात की थी अभी मैंने, यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर बनाए थे, अगर मैं उन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को क्या बोलूं, एक दूसरे से कनेक्ट कर दूं, समझ रहे हो, तो क्या बन जाएगा, पूरा सेल बन जाएगा, है ना, एक सेल बन जाएगा। अब उसका आपको ईएमएफ कैसे निकालोगे, तो ईएमएफ क्या होता है भाई, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, उसको आप क्या बोलोगे, ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा साइड वाला पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है ठीक है, मैं साइड में नहीं लिखूंगी अब, ठीक है ठीक है, साइड वाला पूरा नहीं आ रहा ना, ठीक है ठीक है, साइड में नहीं लिखूंगी, है ना। यहाँ पे जिंक था, बाकी इतना वो है ना, ठीक है, साइड में नहीं लिखूंगी अब थोड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता दिया, ईएमएफ ऑफ सेल मतलब कि दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब आपने कनेक्ट किया तो ईएमएफ कैसे निकालोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, उसको क्या बोलते हैं हम, ईएमएफ ऑफ सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आगे देखना भी कैसे नहीं करोगे। अभी जो लग रहा है कि यार ये तो हमने पढ़ रखा है तो हम कर लेंगे, है ना, इस टाइप से बहुत को फील आ रही होगी, जब क्वेश्चन करते हैं ना तब फिर वही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उन बच्चों के तो बन ही नहीं पाते हैं एग्जाम में। बिल्कुल बेसिक चीज है, पर नर्स्ट इक्वेशन के लिए यही इंपॉर्टेंट है,
यही इसी पे ही मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ, वरना तो मैं तो बता देती भाई, ये देखो पढ़ रखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो तुमने देख लेना आगे, मैं नर्स बता देती हूँ डायरेक्ट ही, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट है ये, बनेंगे नहीं क्वेश्चन नहीं तो। क्या बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अगर दो इलेक्ट्रोड है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फर्स्ट वाले का ज्यादा है किससे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेकंड के, है ना, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है वो, है ना, तो अगर फर्स्ट वाले का ज्यादा है तो फर्स्ट वाला किसकी तरह काम करेगा, एज अ एनोड की तरह। फर्स्ट वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देके रख दी उसने, उसमें उसमें बोल दिया उसने कि आप ये बताओ कि दोनों में से कौन, जैसे सपोज उसने आपको जैसे इसकी तो दे दी 0.76, किसकी, जिंक का आपको दे दिया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, Zn से Zn+2, जिंक का आपको दे दिया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और यहाँ पे आपको दे दिया कॉपर का, कॉपर+2 0.34 माइनस का, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि इन दोनों में से कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा। अब वो आपको फॉर्मूला में बता दूंगी कि क्या होता है, ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई ऑफ एनोड माइनस ई ऑफ, सॉरी, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब यहाँ पे आके फंस गए, ये फॉर्मूला है, सब बच्चे रट के चले जाते हैं एग्जाम में, कौन एनोड पे जा रहा है कौन कैथोड पे जा रहा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। हाँ, कैसे भी लिख दोगे क्या, अब पता है ना भाई, अगर -1 +1 अलग होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम माइनस साइन के साथ में आएंगे, अलग ही हो जाता है यहाँ पे तो। हाँ, कोई एडिशन या वो तो है नहीं कि भाई पर्टिकुलर आपको एडिशन करना है, पर्टिकुलर सब्ट्रैक्शन करना है। ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन ये दे दिया आपको, है ना, उसने बोल दिया भाई क्या बोल, ई नॉट ऑफ सेल निकालो, आप क्या करो यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल निकालो, तब आपको ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख के भाई कि पहले हम -0.34 रखें या 0.76 रखें, इसी कंफ्यूजन में हम बैठे हुए हैं, क्वेश्चन ही नहीं करके आए, इतना इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की रखी जाती है, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभी मैं बताऊंगी। अभी अभी इसको थोड़ा सा हाइड रखो, अभी इसको हाइड करके रखो। इतना बताओ इन दोनों में से कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह काम करेगा, जिंक एनोड की तरह, बस अभी अभी इसको हाइड करके रखो, अभी कुछ नहीं बताया मैंने, ठीक है, भूल गए। कौन इन दोनों में से एनोड, ये क्वेश्चन दे दिया एनोड की तरह कौन काम करेगा ये बताओ, जिंक। समझे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, इससे पता चला है आपको, समझे बेटा, आपको समझ में आया। वापस बता रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे दो के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं मेंशन किया है मैंने लिख दिया जिंक से Zn+2, तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लिक कर जाना चाहिए, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, हमें इधर उधर नहीं दिमाग लगाना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको अब ये चीज जिसको नहीं पता होगी वो तो एनोड कैथोड में फंस जाएगा। चलो जिंक कॉपर तो आप रट के चले गए, मैग्नीशियम का दे दिया और कॉपर का दे दिया, फिर बैठे हुए हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, दोनों के जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, पहले तो ये चेक करना, है ना। ऑक्सीडेशन का है तो भाई ऑक्सीडेशन, इस पे गए फर्स्ट एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसके बाद में अभी अभी ये वाली ये अभी हाइड रखो, अभी हाइड रखो, है ना, ये अभी कुछ नहीं बताया मैंने, ये एकदम से एकदम जंप नहीं करवा सकते ना आपको। उसके बाद सेकंड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल अगर फर्स्ट वाले का ज्यादा है, किसके किससे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेकंड वाले से, तो क्या बोलोगे आप इसको, ये किस पे गया है, कैथोड पे। अगर ये वाला ये किस पे जाएगा, कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा इसका, रिडक्शन होगा, और ये किस पे जाएगा, एनोड पे, है ना। ये ऐसे एरो एरो बना के लिख लो ताकि भाई एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज बता दी हूँ मैं, क्योंकि ना फॉर्मूला तो सब में वैल्यू तो सब रख देंगे, आपको मैं दे दूंगी फॉर्मूला, वैल्यूज रखो आप सब कर दोगे, तो वैल्यूज रखनी कहाँ है, कैसी वैल्यूज रखनी वो पता होना चाहिए आपको। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक सबको, है ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और बाकी एनोड पे, है ना। या तो ये दे देगा वो या ये दे देगा, हमें दिमाग लगाना है कि किसकी बात कर रहा है ये, है कि नहीं। अब जैसे इस वाले केस में ये उल्टा करके लग दो आप साइन, तो आप पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, कर दोगे। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, ईएमएफ ऑफ सेल की हम बात कर रहे थे। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ई ऑफ एनोड,
है ना, E ऑफ एनोड प्लस E ऑफ कैथोड। पर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करता है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से सुनो, ये लिखे हुए मिल जाए 4 ऑप्शन में, गलत करके आ गए, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनो, E ऑफ द सेल जो है E ऑफ एनोड प्लस E ऑफ कैथोड, पर एनोड पे वहां पे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे और कैथोड पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अब आप ये बात बताओ मुझे, हम तो देखो यार इसी बात पे विश्वास रखते हैं कि उसने जो भी मतलब 95% केसेस में वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा, है ना, 95% में वो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेगा, बाकी 5% केस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आपको वहां पे, तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, E ऑफ एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्या कर दूंगी इसको माइनस के साथ में, माइनस E ऑफ एनोड ऑफ, अब क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाली हो जाएगा, मानते हैं बात, सबको क्लियर है, प्लस E ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या ही है आपका रिडक्शन पोटेंशियल। समझ के ये बात सबको क्लियर है। तो मैं E ऑफ सेल क्या लिखूंगी, E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और हमें सभी को मन ही मन में ये बात पता है, किसी को नहीं बतानी, एकदम सीक्रेट बात है, क्या कि ये क्या है इनके रिडक्शन पोटेंशियल। अगर उसने हमें ये वैल्यू दे दी है, अगर उसने हमें ये वैल्यू दे दी है तो हमें क्या करना है, रिवर्स करके, रिवर्स है ना, माइनस साइन के साथ में करके लिखना है। क्लियर हो गई बात सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा एक तो नर्स्ट इक्वेशन में। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे लिखोगे, सॉरी यहाँ ई नॉट लगा लो यहाँ पे सब जगह, है ना। ई नॉट ऑफ सेल कैसे लिख दोगे इस तरह से, या फिर ई ऑफ सेल भी इस तरह से लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ठीक है, वो स्टैंडर्ड की बात करते थे ना, इसलिए सब जगह पे ई नॉट लगा लेना, अदरवाइज ये भी ठीक है। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, मनी मन में हमको पता है क्या है, ये इनके रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन दे रखा है, कन्वर्ट करके लिख देना हमें। ये एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये 4 फॉर्मूले याद रखने के कोई सेंस नहीं है उस चीज का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे ऑक्सीडेशन है। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, कोई भी पूछ ले तो ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, पर हमें अंदर ही अंदर पता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे। अरे हाँ, किसी को डाउट है ऑनलाइन में जो इतने बच्चे हैं, अच्छा ये आंसर भी आगे बेटा, कौन से क्वेश्चन तो दिया ही नहीं मैंने, 1.1 किसका आंसर आ गया, डेफिनेशन, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं बेटा, इतना वो नहीं है टाइम, ठीक है ना। जहां इंपॉर्टेंट आएगा, जहां जो डेफिनेशन पूछी नहीं जाने वाली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या क्या मतलब आ रहा है, डेफिनेशन लिख के है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, हाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे। कोई बता सकता है क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करने के लिए, हाँ अभी लिखे थे मैंने बोर्ड पे थोड़े टाइम पहले ही, हाँ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन। अरे भाई यही फैक्टर्स लिखवाए थे ना अभी, जो हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की थी तब हमने ये सब चीजें कांस्टेंट की थी ना, वेरी करते जाओ उनको, वैल्यू चेंज होती जाएगी इनकी, ठीक है। तो क्या होते हैं, सबसे पहले क्या बता दिया मैंने, कंसेंट्रेशन, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, ठीक है। नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है ये, ठीक है। और फोर्थ लिख लो, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड आयन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
ये जल्दी बताऊंगी, इतना कुछ वो नहीं है इसमें, बस हाँ आपको आइडिया होना चाहिए बस कि व्हाट इज शी। हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी की बात करने वाले हैं अब हम। मैंने आपको कह दिया। हाँ नहीं नहीं देखो, बस आप 3 नंबर में तो नहीं पूछेगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। बस आपको जैसे उसने कह दिया कि भाई फैक्टर्स लिखो, है ना, तो क्या लिखना, नेचर ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड आयन, है ना, फिर उसमें डैश करके क्या लिखोगे आप कि इफ द मेटल हैज टेंडेंसी, ठीक है, टू रिड्यूस, या फिर ये अदरवाइज इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो ना तो ऑक्सीडेशन में जाते हैं ना रिडक्शन में जाते हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है ये, है ना, तो उस अकॉर्डिंग, बस ज्यादा वो नहीं कि भाई टेम्परेचर होगा तो ज्यादा से ज्यादा आयंस आएंगे, है ना, उस अकॉर्डिंग ज्यादा वो नहीं। और इसमें इतना कुछ 3 नंबर में पूछा जाने जैसी कोई चीज नहीं है ना, अगर होती ना तो मैं बता देती, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आया होता ना तो मैं एक्सप्लेन कर देती, ठीक है। 1 मार्क में पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि भाई फैक्टर्स क्या होते हैं, वो भी जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया 3 मार्क का न्यूमेरिकल, उसके बाद आपको ये बोल दिया कि भाई 1-2 फैक्टर बता दो, ठीक है, उस तरह से। बाकी इसमें से कुछ ज्यादा डिटेल में लिखने को नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो मैं, हाँ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने आपको कहा कि 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। कोई यहाँ से 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देगा, है ना, कोई यहाँ से कर देगा 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ। भाई उसके लिए क्या चाहिए आपको कि जीरो कहाँ है जीरो कहाँ है, जीरो से आगे बताओ ना भाई, जीरो बता दो हमें, फिर उसके बाद तो हम ड्रॉ कर देंगे 12 सेंटीमीटर की लाइन। कहाँ है जीरो, तो यहाँ पे है जीरो। कौन, शी, ठीक है। शी इज नॉट जीरो, शी इज हीरो, ओके। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हीरो है ये। क्या हीरो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान से सुनो, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हम जीरो कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज इसके बारे में, ये एक गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। थर्ड, वो जो अभी मैंने वैल्यू बताई थी ना, E0 = -0.76, वो जिंक के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, वो किसके रिस्पेक्ट में था, इसी के, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक में वो कंसीडर करूंगी, एक दूसरा जिसका भी मुझे वैल्यू निकालनी है ना, फिर बीच में वोल्टमीटर लगा के हम चेक कर लेंगे जीरो से कितनी वैल्यू ज्यादा आ रही है कितनी वैल्यू कम आ रही है। तो एक साइड में एक इलेक्ट्रोड फिक्स करना पड़ेगा मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जिसकी वैल्यू जीरो होगी, जीरो के साथ में दूसरा मैं इलेक्ट्रोड वेरी करती जाऊंगी, है ना। पहला तो जीरो कर दिया, उसके बाद दूसरा, यहाँ पे यार 2 सेटअप करने पड़ेंगे ना मुझे, एक मैंने यहाँ पे शी कर दिया सेटअप, तो फिर और यहाँ पे दूसरी साइड इलेक्ट्रोड कर दिया, फिर यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के चेक कर लूंगी मैं, तो उससे जीरो से जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी कम आएगी उसकी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाएगी जिंक की, या जो भी है कैल्शियम कॉपर इन सब की, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होता है, डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, ज्यादा इसमें टाइम नहीं देंगे हम, बस हाँ आइडिया होना चाहिए इसका। जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं अभी करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल सब करेंगे, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करेंगे उस पर। हाँ, इस टाइप से कंटेनर होता है, कंटेनर में इस टाइप से ग्लास जैकेट होता है। ग्लास जैकेट में यहाँ पे एक प्लेटिनम की फॉइल होती है, ब्लैक फॉइल। यहाँ पे H2 गैस जो है वो यहाँ से पास की जाती है, जो यहाँ पे कुछ तो एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब हो जाती है, बाकी कुछ क्या होती है, सॉल्यूशन में डिप होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, 1M HCl होता है, ठीक है। ये ब्लैक प्लेटिनम की फॉइल होती है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस हमने यहाँ से, हाँ, हाइड्रोजन गैस कितने 180 एम प्रेशर पे पास की जाती है, कंसेंट्रेशन इसका 1M हो ही गया है, टेम्परेचर हम लोग सेट करके रखते हैं भाई कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अब जैसे हमने हाइड्रोजन यहाँ से पास की है तो हाइड्रोजन कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब या एड्जॉर्ब हो जाएगी, बाकी कुछ क्या होगी, ऐसी बबल्स की फॉर्म में इस तरह से बाहर निकल जाएगी, है ना। फिर इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, किन किन के बीच में सेट होगा इक्विलिब्रियम, H2 से ट्वाइस H++2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एज अ इलेक्ट्रोड, सॉरी एज अ एनोड की तरह भी काम कर सकती है और एज अ कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, कौन, शी, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला भाई एनोड की तरह काम करेगी कैथोड, एनोड की तरह भी काम कर सकती है कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, वो डिपेंड करता है इसके साथ में किसको लगा दो। इसके साथ में जिस मेटल के इलेक्ट्रोड को लगाया होगा उसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को वो क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज हो, तो ये रिड्यूस हो जाएगी भाई,
ये खुद रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अगर इसके साथ में आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोड लगाया वाइस वर्सा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा इनके आयन के बीच में। ये वाली, ये क्या लिखा है मैंने, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दी है इसके केस में। और रिडक्शन वाली क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ H प्लस से H2, अरे यार, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2, ठीक है। ऑक्सीडेशन की तरह भी काम कर लेगी, रिडक्शन की तरह भी काम कर लेगी। ध्यान में रखना है हमको, इसको 0 लेना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं इससे, इससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको अभी बताया। E naught of the cell is equals to E naught of cathode minus E naught of anode, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अब हम। एक साइड हमने एनोड बना लिया जिंक को, एक साइड शी को हमने कैथोड बना लिया, ठीक है। एक साइड हमने एनोड तो जिंक को बना लिया, एक साइड शी को कैथोड बना लिया। वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर में जो आपकी रीडिंग आई है वो आई है आपके, कितनी आई है, 0.76 वोल्टमीटर की रीडिंग की बात कर रही हूँ मैं। अभी मैंने यूं नहीं बोला, अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे आधे तो। किस तरह से, ई नॉट ऑफ कैथोड कितना होगा बताओ, 0। ई नॉट ऑफ एनोड वो किसका होगा, जिंक का होगा। जिंक का भी हमें अंदर ही अंदर मन ही मन में पता है, क्या लिखोगे, Zm+2 से Zm, ठीक है। आ गई आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ऐसे करके हमने पूरी की पूरी टेबल, पूरा का पूरा चार्ट बना लिया है। हाँ, स्टैंडर्ड सारी वैल्यूज लिख ली हम लोगों ने ऐसे करके, एक वो पूरे के सारे मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, सबकी हमने इकट्ठी करके लिख ली एक टेबल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। शी की डेफिनेशन क्या होता है, शी एक गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है ना, जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, जिसको आप एज अ एनोड की तरह, एज अ कैथोड की तरह भी वर्क काम में ले सकते हैं। उसके अलावा और ज्यादा शी में आ जाए, डायग्राम भी बना के आ जाना, और ज्यादा शी में आ जाए तो ये 2 रिएक्शन भी लिख के आ जाना, ठीक है। उसके बाद में हाँ देखो नहीं नहीं, हम लोगों ने IUPAC वालों ने भी सेट कर रखा है कि आपको कोई भी नंबर चाहिए आगे तो 0 से तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसका स्टैंडर्ड हमने माना ही 0 है। क्या मान लिया हमने, 0 है। तो अब हमें भाई वोल्ट मीटर पे तो 0.76 रीडिंग आई है ई नॉट की, ठीक है। मतलब यूं बोलना चाह रही हूँ मैं, कहाँ गया, H प्लस से 1/2 H2 0 है, और यहाँ पे H2 से, अरे 1/2 H2 से H प्लस 0 है ना, इस टाइप के सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेडिंग डाल देते हैं। ये लिख लिया, ये नोट डाउन कर लिया, आ गया ना वैल्यू। अरे वोल्ट भी लगा देना यार पीछे, ठीक है ना, वोल्ट भी लगा देना, वोल्ट मीटर मेजर कर देना, यूनिट मत भूलना, ठीक है। क्लियर हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत है, ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं, नहीं दिख रहा है, कौन सी वाली साइड वाला नहीं दिख रहा है, अच्छा बस ये 0 लिखा है बेटा, ये 0 लिखा है। लो अब मैं एक काम करती हूँ, एक लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ, अब इससे आगे तो लिखना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक है ना। अब उस लाइन के आगे कुछ लिखूंगी ही नहीं, ठीक है। अब इतना तो दिख रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कोई जरूरत नहीं है याद बात करने की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाँ सब वैल्यूज वगैरह सब दी होगी, कोई वो नहीं है कि यार हम याद रखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत सारे वो आप लोगों को कुछ सिखाया होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने का तरीका, कि नहीं सिखाया, किसी को याद नहीं है कि इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किसे याद रखते हैं, कोई काम की नहीं है, फिर भी एक बार लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, लिख लो क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। क्रोमियम के उसके बाद Fe+2, उसके बाद कैडमियम, फिर निकल, फिर टिन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, I2, Fe+2, मरकरी, सिल्वर, ब्रोमीन, क्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन से पहले यहाँ पे लिख लो प्लेटिनम और ये भी लिख लो। चलो ड्रॉ कर लो। ये सीरीज इस तरह से जा रही है ऊपर से नीचे, है ना। यहाँ जगह नहीं थी ना इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ किसके ऊपर, मैग्नीज Mn, Fe+3 लिखा होगा कहाँ, अच्छा Fe+2 Fe+3, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से गए, फिर यहाँ से हम इस तरह से गए। कोई डाउट है किसी को ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं? मैम नहीं दिख रहा है। हाँ अरे इसमें क्या बोलते हैं ट्रिक वगैरह तो है, बट इतना कुछ वो नहीं है, आपको याद रखनी ही नहीं है। आपको याद रख के करना क्या है ये बताओ। हाँ वैल्यूज दी रखी होंगी आपको रिडक्शन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, क्या मतलब आ रहा है ना। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज तो दे रखी होंगी, क्या मतलब आ रहा है हमें याद रखने से है। फिर भी पता नहीं एक अजीब एक लिखे खत बलमा को ये नाम मैग्नी ये जो भी है कैटरीना ने ये सब है ना, ये सब आ जाता है, पर कोई वो नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता तो मैं बता देती। हाँ अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। जब हमने फिर इनको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज किया, तब हमने ये बात ऑब्जर्व की कि जब हम टॉप से बॉटम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किस तरह से अरेंज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनको इनके इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा गया है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका होगा। अच्छा नहीं रवि चेक करो, रवि चेक करो, रेजोनाइट ने सही बताया। आप लोग और डिस्कस कर लो देखो आराम से, कि कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ हाँ आप सही बता रहे हैं। अच्छा हाँ देखो कुछ ने तो लास्ट वाला बता दिया था, फिर कोई बात नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ ठीक है, हम तो फर्स्ट वाला बताएंगे। हाँ बीच में तो क्यों क्यों ही बोले। अरे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा, लिथियम का। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, क्वेश्चन सुनना, अरे क्वेश्चन सुनो पहले मेरा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, है ना। ये इतना सबको दिमाग में क्लियर हो गया। अब ये तो मैं नहीं लिखवाऊं ना कि आप जब टॉप से बॉटम मूव करते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, रिड्यूसिंग जो नेचर है वो डिक्रीज होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होता है। रिड्यूसिंग नेचर लिथियम का सबसे ज्यादा हो गया, और किसका ऑक्सीडाइजिंग किसका हो गया, फ्लोरीन का F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। बगल वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। क्लियर हो गई ये बात सबको, है ना। हाँ तो फिर एक लाइन तो लिख ही लो चलो। हाँ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एज, चलो पूरा ही लिखवा देती हूँ। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर, अरे यार ये तो दिक्कत हो गई मेरे को, इतना पूरा मिटा के लिखना पड़ेगा दोबारा, कोई बात नहीं। हाँ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी कुछ ज्यादा ही खराब है ना। मैंने भी चीज बहुत ऑब्जर्व की है, नहीं खराब नहीं है, मैं जल्दी लिखती हूँ, ठीक है। फास्ट लिखोगे ना, अब अगर मैं एकदम बिल्कुल जमा जमा के लिखूंगी, देखो जैसे अभी एक लिखती हूँ, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट, अच्छा हाँ मतलब क्या बोलना चाहता हूँ सब समझ रही हूँ मैं, है ना। तो 2 महीने बचे एग्जाम में, ठीक है। तो अभी आप लोगों को
समझ रहे हो? हाँ, क्या है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एलिमेंट्स आर, जो इसीलिए मैं जो लिखती हूँ ना वो बोलती भी जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो समझ में तो आता जाएगा। इन इलेक्ट्रो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing increasing order of their reduction potential and decreasing order of their oxidation potential। ठीक है, अभी ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग ये सब है ना, ये सब अपने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, है ना, ये नहीं लिखवाऊंगी मैं भाई। बेस्ट कौन है, लीस्ट कौन है, ये सब नहीं लिखवाऊंगी मैं। स्टार्ट करते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन, फाइनली जिसका हमें बरसों से इंतजार था, नहीं 1 घंटे से इंतजार था, वो हम स्टार्ट करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन। नहीं 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 गौतम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा आप है ना एक बार एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखो, ठीक है। उससे आप लोग ऐसा सोचते हो कि हम जो है मतलब हम 2 महीने के हैं तो ठीक है, मैम ने ये टॉपिक छोड़ देंगी वो टॉपिक छोड़ देंगी। एक है ना, क्लास में आने से पहले अपना सिलेबस देख के आया करा करो, है ना। सिलेबस एक बार देख लो कि भाई ये जो टॉपिक्स है ना, हाँ बेटा मैं तो देख के आती हूँ तभी तो मैं पढ़ाती हूँ, पर आपको भी तो डाउट होना चाहिए ना कि भाई जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस 30% हटा है ना, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि 2 महीने का ही टाइम है, ठीक है। वो मैंने उनको नहीं पढ़ाया जिनको मैंने पूरा साल भर पढ़ाया है, तो फिर आप लोगों को क्यों पढ़ाऊंगी मैं वो, है ना। वो हाँ, वो मैं आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी ग्रुप पे, है ना। जैसे इससे फर्स्ट वाला चैप्टर एक्टिवेशन एनर्जी सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब मेंस वेंस की तैयारी कर रहे हो, एक्टिवेशन तो पढ़ा होगा। एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होता है, रेट कांस्टेंट, ये सब, कैटेलिस्ट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये सब पढ़ रखा है केमिकल काइनेटिक्स में। अच्छा मैं तो अभी चलो, नहीं 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 मैम अभी तो अब बेटा मेंस वगैरह की डेट वगैरह आई है या नहीं आई है? आ गई ना, तो भी एक्टिवेशन एनर्जी पता ही नहीं हमें। अरे बेटा आप इसी क्लास में बैठना चाहते थे क्या? अच्छा ठीक है, आप एकदम अकेले से एकदम समझ में आ रहा है ना सब बढ़िया एकदम, ठीक है। देखो 5 मिनट मैंने खराब कर दिया। मैं कुछ नहीं पढ़ा, अच्छा कुछ भी नहीं पढ़ा, वाह वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़ाऊंगी मैं, हो गया है वो 30% में डिडक्ट हो चुका है। Br2 ब्रोमीन, हाँ जो सिलेबस में है वो एक टॉपिक नहीं छूटेगा, जो सिलेबस में है वो एक टॉपिक नहीं छूटेगा, और जैसा क्वेश्चन आएंगे वो मैं अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी तो मैं क्यों लिखवाऊं, आप बताओ मुझे। मतलब यार कि यार ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया ना, डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, अब ठीक है यार इतना तो, वरना टाइम होगा ही नहीं। कैसे करोगे 2 मंथ्स में आप? हाँ, और फिर 1 मंथ तो आपको खुद को भी तो चाहिए होगा, बाकी सिर्फ केमिस्ट्री थोड़ी पढ़नी, सारे सब्जेक्ट्स पे पूरा प्रॉपर आपको क्या एनालिसिस करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर ही टेस्ट पेपर लगा के चल जाना, मॉक लगा के चल जाना, 70% तो ये मार्क्स हो जाएंगे। पर पर मॉक लगाने के लिए भी तो आना चाहिए, है पता है, मॉक के भी रट के कितना रट के चले जाओगे, है रट्टा भी तो एक लिमिट में लग सकता है ना। चलो आप आ जाओ, चलो टाइम वेस्ट कर दिया 5 मिनट। कहाँ पे थे हम, क्या पढ़ाई थी, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हेडिंग डाल देंगे, गिब्स फ्री एनर्जी सुन रखा है? गिब्स फ्री एनर्जी नहीं सुन रखा है बेटा? सुना सुना है, वेरी गुड। मतलब गिब्स फ्री एनर्जी नहीं सुन रखा है? थर्मोडायनेमिक्स में कभी सुना होगा ना गिब्स फ्री एनर्जी। तो बेटा आने वाला है ना वो, आने वाला है वो, ठीक है कोई बात नहीं, जो आएगा वो तो हम कर ही लेंगे। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझसे उम्मीद है, ठीक है। तो फिर उम्मीदों पे खरा उतरे, और जो भी मैं बता रही हूँ क्लास में तो एकदम प्रॉपर ध्यान लगाएं आप, है ना, कि भाई एकदम क्लास का सारा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट इक्वेशन। आपको पता है डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच इज नेगेटिव ऑफ द
यूजफुल वर्क डन, है ना। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन कौन सी वाली फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जहाँ पे जो वर्क डन होगा, और भी बाकी जो होते हैं बट उन सबके जो भी वर्क डन है वो सब एकदम नेग्लिजिबल है। मेन जो है वो वर्क डन हो रहा है वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा जी जो होगा वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जो हुआ है वर्क डन। अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा जी, और आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वर्क डन in moving a unit positive charge from infinite to that point, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं उसको। पढ़ चुके ना, ये डेफिनेशन पढ़ी होगी ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि क्या पढ़ा होगा कि भाई W इज इक्वल्स टू V अपॉन क्यू, डेल्टा V अपॉन क्यू। एक मिनट, अपॉन क्यू थोड़ी आता है, इनटू क्यू। ये भी नहीं पता पड़ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा 12th में है कि मतलब 13 में है, या फिर बाद में ही है, या फिर फर्स्ट सेकंड में था। हाँ मतलब मैं कुछ भी, हाँ 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 है बिल्कुल, हाँ नहीं सही बता दो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। और बिल्कुल गिब्स भी, अरे बिल्कुल सही लिखा आपने, तो कुछ भी लिख दो यहाँ पे। है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी लिख दोगे तो ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत सही। तो मुझे, मैं उम्मीदें छोड़ चुकी हूँ, अब तो ये बोलो आप लोगों की हालत देख के तो मैं, इतना तो बड़ा है, ठीक है चलो वेब हमने पढ़ रखा है। अब साइलेंट, हाँ बस वही पढ़ा रही हूँ मैं, है ना, अब ध्यान से सुनना बस, कोई बात नहीं। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहा है। अब आप यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पे डब्ल्यू को क्या लिख सकते हो भाई, चेंज इन पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये चार्ज, क्या है, चार्ज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। कैसे लिखा है मैंने, ये एक लाइन बताऊंगी, ध्यान से सुनो। वर्क डन है, W इज इक्वल्स टू भाई चेंज इन पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहाँ पे E ऑफ सेल हो गया। Q क्या है, चार्ज, Q क्या है, चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, नर्स्ट इक्वेशन में निकालना आना चाहिए, ये N की वैल्यू। चार्ज मतलब भाई जब आपने बैटरी से कनेक्ट किया ना, तो यहाँ पे कितने चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक से दूसरे में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे, फेराडे सुन रखा है, चार्ज कैरीड बाय, व्हाट इज 1 फेराडे, डेफिनेशन क्या है 1 फेराडे की, 1 फेराडे मतलब कि, अरे वो तो ठीक है, छिन में 500, वो तो ठीक है। 1 फेराडे, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये पढ़ रखा होगा Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, है ना। तो अब आपको यहाँ पे चार्ज को फेराडे में लिखना है, चार्ज को किसमें, फेराडे में लिखना है। फेराडे में कैसे लिखोगे, N, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, चार्ज कैरिड बाय 1 मोल, और एक मोल में कितने होते हैं एटम या जो भी पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10 की पावर 23। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ पे चार्ज किस में आ जाएगा, फेराडे में आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो F है ना वो 96500 है, ठीक है। और यहाँ पे N कितने हैं भाई, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतना ये, और यहाँ पे E क्या, ये तो फेराडे है, और ये EMF ऑफ सेल, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा G तो ऐसे लिख दिया, तो डेल्टा G नॉट, डेल्टा G नॉट कैसे लिखोगे आप, माइनस NF E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। डेल्टा G और डेल्टा G नॉट में रिलेशन पढ़ रखा है, पढ़ा है, कभी पढ़ा था, देखा देखा है, कुछ याद आ रहा है, हाँ है ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं, याद आते रहना चाहिए। अभी नहीं आई नास्ट इक्वेशन, है ना, अभी तो बस हम चल रहे हैं, है रास्ते में, ठीक है। क्यों पता है आपको क्या होता है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। जब तक आपको इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होता है
उससे पहले देखो इक्विलिब्रियम पे तो हम क्या लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम हो गया है तो क्यू को हम क्या लिखेंगे, के। ठीक है, इतना तो पढ़ रखा होगा। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो क्यू को हम क्या लिखेंगे, के। हाँ, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना। तो अब यहाँ पे हम आते हैं, और आपको अगर जैसे कोई रिएक्शन दे रखी है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी में ही। ए से तो यहाँ पे आपको पता है क्यू कैसे लिखोगे आप, बताओ। पढ़ रखा है ये। What is equilibrium constant? It is a product ratio of the product of concentrations raised to the power of the stoichiometric coefficient divided by the product of concentration of reactant raised to the power of their stoichiometric coefficient. ठीक है, अगर यहाँ पे Q और K में बस ये अंतर है कि Q जो है वो अदर देन इक्विलिब्रियम पे है। Q कब कैलकुलेट करते हैं हम, Q कांस्टेंट। ठीक है, ये कब हम अदर देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे बात करें तो Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K में। ये भी लिख लेना साइड में ताकि याद रहे, क्योंकि हम के की बात के की कैलकुलेशन में पूछ ली जाती है। अब आने वाली है नर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा जी। डेल्टा जी को हम क्या लिखते हैं, माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। यहाँ पे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस 2.303, अरे यार यहाँ पे बना देती हूँ मैं, आर टी लॉग क्यू लिख देती हूँ अभी तो। ठीक है, अभी अभी इतना वापस क्या लिखूंगी। अब यहां से आप हटाएंगे एन और एफ। ई ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू अपॉन एन एफ। डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, इसीलिए करवा दी हूँ ये नर्स्ट इक्वेशन का। डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, यहाँ डेल्टा जी से स्टार्ट करना, पूरा लेते जाना वहां तक, समझ रहे हो। पूछ लिया जाता है डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में चलो ठीक है एंटरटेनमेंट चल रहा है, 11th का है। हाँ हाँ हाँ, डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यह आपको समझ में आ गया ना आया कैसे, बस डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब यहाँ पे हमें जो जो कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है ना। तो जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज हम रख देंगे। तो ई ऑफ सेल कितना लिखोगे, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, नर्स्ट इक्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, क्वेश्चन आना तय है, इस पे आएगा क्वेश्चन, तो आ जाएगा है ना। पर वही है, आप लोगों को पता होना चाहिए एन की वैल्यू क्या है, कहाँ कहाँ गड़बड़ करोगे। ई नॉट ऑफ सेल निकालने में गड़बड़ कर सकते हो, एन निकालने में और क्यू निकालने में गड़बड़ कर सकते हो, और लॉग निकालने में गड़बड़ कर दी तो फिर तो क्या ही कहने है ना। लॉग टेबल लेके आए हो, कल लॉग टेबल लेके आना याद से, अदरवाइज सारी वैल्यूज आज मैं ऐसी कैसी लिखवाने वाली हूँ बिना लॉग के, है ना। फिर अपने आराम से करते रहना, अब इतना तो मेंस में देख ली होगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ऑनलाइन जो है। हाँ 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 हाँ, अच्छा वापस से बताती हूँ। अच्छा टाइम अभी कहाँ से टाइम हो गया, अरे हाँ वही तो टू, मतलब कुछ तो आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, है ना, आता है ये सब, वेरी गुड रवि। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, ये आपको कहाँ पे 11th क्लास में है ये, है ना। तो ये 11th क्लास का लिख दिया। अब मैंने डेल्टा जी को यहाँ पे से उठा लिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से डेल्टा जी नोट को उठा के यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे ऐसा कैसा रख दिया। अब एन एफ, माइनस का साइन था, माइनस का साइन इधर कर दो, तो इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, एनएफ को इसके, ये भी एनएफ में, ये भी एनएफ में, तो इधर डिवाइड में लेके आ जाओ एनएफ को। ठीक है, वही किया, वैल्यूज रख दी हमने कांस्टेंट्स की। क्वेश्चन लिखो, हाँ नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन लिखेंगे फिर। समझ में आ रहा है, हाँ स्पीड अप कर रही हूँ बेटा, स्पीड अप कर ही रही हूँ। अब तो बस देखो 50% हो चुका है, आज की क्लास में हो जाएगा 50% नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन करवाने, और कल की क्लास इसकी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट होगी। हाँ हाँ हाँ, रेजोनाइट कंप्लीट, 1 महीने में खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। अरे ऑर्गेनिक वगैरह में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोगों को ऑर्गेनिक में थोड़ा टाइम लगेगा।
चलो जल्दी अभी आओ, चलो चलो ये कर लो, लिखो, नोट डाउन कर लिया ना, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद में फिर हम थोड़ा लेवल पे अप, एक लेवल अप होंगे। फर्स्ट जो है बेसिक क्वेश्चन में भी आप लोग कितना, आपको पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया है। क्वेश्चन लिखेंगे, ये लिख लो आप लोग, -0.76 वोल्ट, माइनस नहीं होगा यार, माइनस है ये भी। क्वेश्चन निकाल लेती हूँ ना मैं इसमें से। नहीं प्लस में ही है, ठीक है। हाँ हाँ वही देखो, इधर एनोड होता है, इधर कैथोड। हाँ हाँ, ऑलवेज एनोड और कैथोड। आईयूपीएससी वालों ने बोल दिया भाई, फिक्स कर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा भाई तुम इधर उधर नहीं करोगे, एनोड कैथोड हो गया। लिखो क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट आंसर अपने अपने तक ही रखना, ठीक है, जब जिससे मैं पूछूंगी वही बताना। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच वन इज एनोड, विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड और कैथोड। इक्वेशन, राइट इक्वेशन एट एनोड एंड कैथोड, एनोड कैथोड की इक्वेशन लिखनी है। थर्ड, वेदर, मिनट, थर्ड लिख लो, राइट सेल रिप्रेजेंटेशन, ये भी मैं बताऊंगी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। थर्ड है राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो बताने हैं आपको। फिफ्थ लिखो, ई नॉट ऑफ सेल बताना है। करो कैलकुलेट, बताओ। आ गया होगा अब तक तो आंसर। फर्स्ट एनोड कौन काम करेगा, कैथोड कौन काम करेगा? एनोड कौन काम करेगा? जिंक, है ना, समझ गए? जिंक क्यों काम कर रहा है? जिंक एनोड की तरह काम क्यों कर रहा है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना, और यहाँ पे आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो एज अ कैथोड काम करता है। वो लिखवाई थी ना लाइन, अभी याद आ गई ना वो, है ना, मैंने इसीलिए मैंने लिखवाई थी, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ा दी हूँ मैं। स्पीड में पढ़ा दूंगी ना तो सब ऊपर से जाएगा यहाँ पे, सर से ऊपर से, है ना। एनोड कैथोड समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? ठीक है, उसके बाद इक्वेशन एट एनोड और कैथोड लिख दोगे। अब भाई ये तो मैंने लिखवाऊंगी, है ना। हाँ एग्जैक्टली, वो Zn+2 और वो कॉपर+2 की रिएक्शन लिख देना। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट इक्वेशन में सेल रिप्रेजेंटेशन करके देगा वो, उससे भी आप समझ आ सकता है आपको कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। कैसे करोगे सेल रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से देख। सबसे पहले आपको पता है ये कौन सा हैंड है, कर देना बात। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन वाला Zn, उसके बाद में Zn से Zn+2, उसके बाद कुछ कंसेंट्रेशन दे रखा है वो लिख लेंगे। ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है। फुल सेल कैसे लिखोगे? यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? कंसेंट्रेशन,
ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे दे दिया 0.01 मोलर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से, ये तो हाफ सेल है, ये दो हाफ सेल को आप कनेक्ट करने के लिए इस टाइप से ब्रिज, हाँ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे किस तरह से लिखोगे, Cu+2 कॉपर आयन का कंसेंट्रेशन, फिर यहाँ एक डैश करके यहाँ पे क्या लिखोगे, Cu। क्लियर हो गई बात, इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 कैसे हुआ, अरे इसमें जब आपने सेल रिएक्शन लिखी होगी तो यहाँ पे भी +2 आया होगा, यहाँ पे भी +2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ही वो रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ही वो गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। ई नॉट ऑफ सेल कैसे लिखोगे, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कितना है आपका, बोलो। अभी तो देखो, अब यहीं पे गड़बड़ हो गई ना, अब कैथोड एनोड, हाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल में ही लिखेंगे, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दे रखे हैं आपको, ये की ये वैल्यूज ही रखनी है। अब ये बात है कि एनोड पे कौन आएगा, कैथोड पे, कैथोड पे कौन आएगा इन दोनों में से, ये कॉपर आएगा ना, 0.34 माइनस एनोड पे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस और यहाँ माइनस लगा देना, समझ रहे हो, ब्रैकेट में कितना लिखोगे, 0.76, कितना आया, 1.1 वोल्ट, ठीक है। 9 में, अरे यार कहाँ आ रहा बेटा, 6 4 10 है ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, क्वेश्चन लिखो, ये सब तो कर दोगे हम, अब एक थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, उसके बाद और टॉप पे जाते हैं, ध्यान से सुनो, पर पहले कुछ क्वेश्चन है और डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, इफ ई नॉट, क्या रिडक्शन वाला, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड। काम करती हूँ, पहले चलो एप्लीकेशन बता ही देती हूँ, एप्लीकेशन बता देती हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चन में आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एप्लीकेशन लिख लो पहले, चलो उसके बाद एक साथ इन पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे हम। एप्लीकेशन लिख लो चलो पहले, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशन बता देती हूँ ताकि आपसे वो क्वेश्चन भी हो जाएगा और बाकी फिर हम और लेवल अप पे चलेंगे। सबसे पहले हाँ, ये क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई सी भी हाफ सेल का कैलकुलेट करने के लिए भी आप कर सकते हो। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आपने जो अरेंजमेंट किया था उससे Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू आई थी ना, अगर कोई इसकी वैल्यू पूछ ले तो फिर कैलकुलेट तो ये किए ना, ये कहां से लेके आओगे, इलेक्ट्रोड की बात करते हुए मैंने सेल नहीं बनाया है, मैंने माना है कि सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ मेरे पास जिंक की इलेक्ट्रोड है ना। स्टैंडर्ड मत बताओ मुझे, है ना, स्टैंडर्ड वाला मत बताना, ये इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वो नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो आप। नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके कैसे कर सकते हो, नर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा आपको, ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, है ना। आपको दे दिया वही कि आप बताओ क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक बताओ, है ना, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो भी दे दिया आपको, है ना। जैसे सपोज मैं मान लेती हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का ही बता दूंगी, एक जनरल केस लेके बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए ले रहे हैं, ऑक्सीडेशन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कॉपर रख लिया करो दिमाग में, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ई का आपको क्या चाहिए भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, ई ओपी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ई ऑफ सेल नहीं लिखोगे क्या, ई नॉट ऑफ
ओपी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। अब यहाँ पे लॉग में क्यू लिखना सीख लो, नर्स्ट इक्वेशन में बहुत काम आने वाला है। ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये आयन वाली फॉर्म में है। मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय m किसमें है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में हम कंसेंट्रेशन 1 कंसीडर करते हैं, सॉलिड स्टेट में हम कंसेंट्रेशन 1 कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख ही देती हूँ मैं ये कि ये जो है आपका 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे ईओ इस तरह आप क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दोगे। आपको ये वैल्यू गिवन होगी ईओपी की। अब आपको ये है कि ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ये गिवन होगा, एन यहाँ से निकल ही जाएगा और ये m प्लस एन का कंसेंट्रेशन वो देके रखेगा, ठीक है ना। और अगर सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी इलेक्ट्रोड का, सेल के लिए तो हमने ये रखा ही दिया है, तो आप यहाँ पे ई रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ। अब बताओ अब क्या लिखूं, लॉग के बाद क्या लिखूं, आप लोग बताएंगे लॉग के बाद क्या लिखूं। हाँ एग्जैक्टली 1 डिवाइड बाय, अरे अब फाइनल क्या हो जाएगी इक्वेशन, प्लस एन इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। देखो बेटा आपसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डेरिवेशन पूछा जाएगा। आप अभी थ्योरी की चिंता क्यों करें, अभी थ्योरी वाले तो अभी हमारे पास चैप्टर्स आने बाकी हैं, जब हमें सिर्फ थ्योरी 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 लिखनी है उनमें, समझ रहे हो। इसमें थ्योरी पूछी नहीं जाएगी, कोई मतलब नहीं है इसमें। एग्जैक्टली जैसे पी डी एफ है ना, इनमें हम बहुत थ्योरी, मैं तो चलो अच्छा हुआ बैग था, ठीक है। आगे बात समझ में, इसमें आप किस तरह से लिखोगे, प्रोडक्ट का यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन m की वैल्यू 1 है डिवाइड बाय m प्लस n कर दोगे। क्वेश्चन लिखो आप जल्दी से इस पे, वो क्वेश्चन बना लो फिर हम आगे। क्वेश्चन लिखो, इफ, उस क्वेश्चन से मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। इफ ई नॉट रिडक्शन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे यार इतना लंबा का लिखेंगे, कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल अलग हो जाता है, ऐसा नहीं कि कॉपर ये यही दे रखा हमें तो क्या बोलते हैं कॉपर ही दे रखा है, हाँ दूसरा तो जिंक तो दे ही नहीं रखा है, अब हम नर्स्ट इक्वेशन कैसे लगाएं। अरे ये भी है, हाफ सेल के लिए भी होते हैं ये नर्स्ट इक्वेशन, हाफ सेल के लिए भी लगती है, दिमाग में बिठा लेना, वहां दूसरा मत इलेक्ट्रोड ढूंढने लग जाना कि क्वेश्चन गलत आ गया। हाँ इफ इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, calculate its electrode potential when it is in contact with, when it is in contact with, when it is in contact with 0.1 molar, 0.1 molar copper plus 2 ions, कॉपर प्लस 2 आयंस, ठीक है। बताएंगे इसका आंसर, देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। जिनको जिनको बहुत बेसिक लग रहा है बेटा इसका आंसर बता दो जरा मुझे, है ना, ताकि फिर और लेवल अप करेंगे हम। अच्छा रवि बेटा आपका नहीं है, आप लीव कर सकते हैं। हाँ प्योर सॉलिड, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 कंसीडर करना है। आयंस की बात होगी यहाँ पे क्यू में, ठीक है, क्यू में आयंस की ही बात होगी, आयंस का ही कंसंट्रेशन गिवन होगा वही लिखना है। हाँ आगे आंसर कितना आया, हाँ कितना आंसर आया 0.37, 0.3 तक तो सही पहुंच गए हो, उसके बाद 10 है ना, हाँ अप्रोक्स 0.3 तक आंसर आ जाना चाहिए सबका। आगे आंसर जो ऑनलाइन है उनका आ गया 0.3, ठीक है रवि। हाँ पर लॉग टेबल लेके नहीं आया ना, कल आप लोग लॉग टेबल लेकर आना ताकि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको सही रहेगा लॉग एंटी लॉग की कैलकुलेशन।
0.3 के आसपास आएगा ना, वो डिपेंड करता है कि आपने 0.059 लिया है कहीं पे, 0.06 भी लगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार बता देती हूँ, वैल्यूज आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, कैसे करेंगे आप इसको कैलकुलेट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आ गया, कर लोगे ना? यूं तो नहीं है कि भाई कॉपर की बात कर रही है, जिंक का है, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है ना? यहाँ पे आप लोगों को बस ये चीज दिमाग में रखनी है, ये याद नहीं होता, बच्चे नर्स्ट इक्वेशन पढ़ के चल जाते हैं, ये उसकी एप्लीकेशन है कि आप नर्स्ट इक्वेशन से सेल का ही नहीं, हाफ इलेक्ट्रोड का भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता रखा है आप लोग को, ई रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। कॉपर का आपको कितना दे रखा है? 0.34। अब वो घुमा के क्या कर सकता था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता आपको, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करवा रहा है। तो आपको वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि भाई क्या किस तरह से करना है। उसके बाद -0.059 अपॉन एन, कॉपर से कॉपर +2 आयंस की बात कर रहा है, मतलब भाई 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना भाई, आयंस में जितने हैं ना, +2 है +3 नए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। जितना उसके आप ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख के देख लेना, रिडक्शन की रिएक्शन लिख के देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। रिडक्शन मतलब कि ये वाला निकालना है। तो यहाँ पे m की कंसेंट्रेशन 1 है, 1 डिवाइड बाय m प्लस n की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.1। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेट कर लेना, -0.059 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? log 10 1। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया 1। अब ये बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, जो भी आंसर आएगा वोल्ट के साथ में लिख देना। क्लियर हो गई बात? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? ठीक है, नेक्स्ट इसका जो यूज है वो किसमें है? पीएच कैलकुलेशन में है। पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हो आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। एप्लीकेशन दे रखे हैं, ये टॉपिक है, ये ठीक है, सिलेबस का टॉपिक है ये कि एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, सिलेबस में उसने स्पेशली मेंशन कर रखा है। सेकेंड आप हेडिंग डालेंगे पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन में कैसे करेंगे? पीएच आपको सबको पता होता है, पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाली इलेक्ट्रोड लूंगी, कौन सी? H2 से ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रोड, है ना, शी। अब यहाँ पे अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? चलो, हाँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है मुझे इस रिएक्शन का। ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट -0.059 अपॉन एन हो गया 2 लॉग। लॉग के साथ में यहाँ पे क्या होगा? H प्लस की पावर में 2 लिखना है, ये मत भूल जाना। हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना है, डिवाइड बाय 1। सबको क्लियर हो रही है ये चीज यहाँ तक जो मैं लिख रही हूँ? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है इसका, शी का? 0 -0.059 अपॉन 2। उसके बाद ये 2 क्या हो जाएगा आगे? लॉग ऑफ H प्लस। अब ये नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन किसी को पीएच जैसा दिख रहा है क्या? नेगेटिव लॉग हाइड्रोनियम आयन H प्लस पीएच हो गया है, तो पूरा नेगेटिव भी गया, उसके साथ में 0 माइनस कुछ भी करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? पीएच, हाँ एग्जैक्टली, ई, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, EOP इज इक्वल्स टू पीएच इंटू 0.059। तो पीएच कैसे लिखा लोगे आप? EOP अपॉन 0.059। बोलो, कर लोगे कैलकुलेट? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट करो जल्दी से, आप लोग बताएंगे मुझे, पूरा डेरिवेशन करके देखो। एप्लीकेशन हो तो बताओ पीएच। अगर मेरे को इसको ईओपी को ईआरपी की टर्म्स में लिखना है तो क्या करोगे? नेगेटिव साइन लगा दो। ईआरपी कैलकुलेट, अगर आपको यहाँ पे पीएच जो है, अगर आपको ईओपी नहीं दे रखा, ईआरपी दे रखा है, क्या करोगे? माइनस करके ईआरपी लिख देना यहाँ पे। क्लियर हो गई बात?
हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लेना, अगर पीएच कैलकुलेशन आ जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। डेरिवेशन आ गया या फिर इसका वो आ गया तो वो भी आप बता सकते हो अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। माइनस ERP अपॉन, और अगर उस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, माइनस ERP डिवाइड बाय 0.059। लास्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पता नहीं क्या ही लास्ट इक्वेशन से ये तो पूछता ही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो पता नहीं क्या ही लगाव है बोर्ड वालों को, है ना। किस तरह से कैलकुलेट करोगे। हाँ, थर्ड इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग, क्या दे रखा है आपको, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Q था, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आपको पता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ये हो गए 0 के बराबर। डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होगा, -2.303 RT log के, कहाँ अपॉन एन, नहीं नहीं नहीं, ये मैंने डेल्टा जी की टर्म्स में लिखा है। क्लियर हो गई बात। अब अगर ई नॉट की टर्म्स में लिख देना, देखो आप मुझे एक बात बताओ, डेल्टा जी अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे कब, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंसीडर कर रहे हो तब आपका ई ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, 0। मानते हैं बात, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल, डेल्टा जी 0 होगा तो माइनस एन एफ ई ऑफ सेल भी क्या होगा, 0 होगा, ई ऑफ सेल भी 0 होगा, तो बस वही है, क्या करोगे, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log के, तो यहाँ पे क्या करोगे, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू -2.303 RT डिवाइड बाय NF, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, log के, और क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log के। अब कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो मैं बता देती हूँ। कौन कौन से फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो मैं बता देती हूँ। पूरी अगर आज की क्लास को मैं अगर समराइज करूं, क्या फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कोई ऐसा नहीं है याद करने बैठ गए हैं रटे जा रहे हैं कि भाई ये वो, जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ ना बस वो चीजें, 3 चीजें मैं बता रही हूँ, 3 चीजें याद रख लेना बस, पूरा एग्जाम में कर दोगे आप लास्ट इक्वेशन तक। क्या 3 चीजें हैं, एक तो ई नॉट ऑफ सेल याद रखना, इतना तो याद रख सकते हो आप, इन लोगों को दिख रहा है, दिख रहा है, रेड से लिख रही हूँ तो कहाँ डेल्टा जी नॉट में, हाँ कुछ गड़बड़ कर देखी क्या, क्या, अच्छा ये पॉजिटिव, सो सॉरी, सो सॉरी, हाँ सो सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, सो सॉरी, ठीक है, खुश है, ठीक है, करेक्शन करेक्शन करेक्शन, फ्लो फ्लो में जल्दी जल्दी में, है ना, बाकी तो सब सही है। कौन कौन सी इक्वेशंस याद रखनी है आपको, थोड़ा सा मैं डार्क पेन से लिख देती हूँ ना, कौन कौन सी आपको याद में रखनी है, ध्यान से सुनना। ई नॉट ऑफ सेल, ये 3 चीजें याद में रख लो, ये सब तो ठीक है, एप्लीकेशंस हैं, है ना। फॉर्मूले में अगर आप ये 3 चीजें याद रख लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, कर दोगे आराम से। ई नॉट ऑफ सेल याद में रखना, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, पहला ये याद में रखना। दूसरी आप याद रखोगे नर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। और तीसरी और आखिरी चीज आपको याद में रखनी है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.303 RT log के। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला रट रहे हो ना तो फिर वो आपका लॉस है।
कुछ भी दे रखा है इस फॉर्मूले में, बस वैल्यूज रखनी है, कुछ भी दे रखा है क्या? अभी वो ये याद कर रखने की जरूरत है क्या? ये याद रखोगे क्या तुम सब? ये याद रखोगे क्या? क्या है इसमें? इसमें रख देना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो भी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्यू रख देना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रख देना। याद रखने की जरूरत थोड़ी है। पीएच भी आ जाएगा, देखो पीएच से क्वेश्चन बना तो नहीं है आज तक, है ना? ये फॉर्मूला अगर याद रखो तो रख लेना, नहीं तो वहीं से ही समझ लो डिराइव तो ये अपने आप ही हो जाएगा। अगर आपको याद रखने की, इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, तो नहीं आया पीएच से, है ना? पर फिर भी पता होना चाहिए, आप लोग को आइडिया होना चाहिए इससे रिलेटेड। हाँ हाँ सही कर दिया ना। एक सेकंड, मैंने ये डेल्टा जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आएगा माइनस आएगा, मैंने फर्स्ट ही अलग लिख दिया है। एक सेकंड, प्लस करो यहाँ पे, वही मैं सोच रही थी, यहाँ पे प्लस करो, बाकी सब सही था। यहाँ पे प्लस करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस होता है, ये प्लस होता है, वही मैं कहूँ कि यार कुछ कहाँ गड़बड़ कर दी है, साइन कैसे गलत आ गए? प्लस होता है, प्लस होता है, करेक्शन करो वहां पे, करेक्शन करो, ठीक है? अब है ना? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, प्लस होगा, प्लस होगा। हाँ क्लास ओवर हो गई है, क्लास ओवर हो गई है, 40% चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।